राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी मिल सकें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है देवनागरी लिपि की विशेषताएं एवं त्रुटि के सुधार के प्रयत्न। तो पहला पॉइंट है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है और हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। हमारा अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी यह बताया गया है तथा भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। मैंने इससे पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन बनाए थे और उसमें ये भी पूछा था कि कौन से अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी बताई गई है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 343। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है, देवनागरी लिपि अक्षरिक है, मतलब अक्षर से निर्मित रहती है। ये देवनागरी लिपि की वर्णमाला का वर्णक्रम जो है वैज्ञानिक है। नागरी लिपि का विकास 9वीं सदी से आरंभ हुआ और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कई परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है कि किसने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सबसे पहले सुझाव दिया था। तो किसने सुझाव दिया था कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि होनी चाहिए? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। हमारा अगला पॉइंट है, भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि नागरी लिपि के पश्चिमी शाखा की प्रमुख लिपि है और ये क्वेश्चन भी बनता है कि देवनागरी लिपि नागरी लिपि के कौन सी शाखा की प्रमुख लिपि है। हमारा अगला जो पॉइंट है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं 9वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में मिलता है। ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है। तो कहाँ मिलता है? 8वीं 9वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। हमारा अगला पॉइंट है, देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है और इसके विपरीत उर्दू, फारसी आदि लिपियां इसके विपरीत लिखी जाती हैं, जो कि कहाँ से? दाईं तरफ से बाईं तरफ को लिखी जाती है। हमारा अगला पॉइंट है, भाषा को लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है? लिपि। अब कुछ त्रुटियां हमारी जो देवनागरी हैं उसमें रह गई थी, तो इसीलिए देवनागरी लिपि में समय समय पर सुधार और संशोधन किए गए, जो कि मैंने कुछ पॉइंट्स में आपको बताया है। पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 में अपने पत्र केसरी के लिए 190 टाइपों का एक फॉन्ट, जिसे बोलते हैं तिलक फॉन्ट, बनाकर देवनागरी लिपि में सुधार आरंभ किया था। हमारा अगला पॉइंट है, इसमें सावरकर बंधुओं ने औ की 12 खड़ी तैयार की। ये क्वेश्चन आ जाता है कि औ की 12 खड़ी किसने तैयार करी? किसने करी? सावरकर बंधुओं ने। हमारा अगला पॉइंट है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार अंक के प्रयोग का प्रस्ताव रखा था। तो जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं उन्होंने बोला था कि जितने भी ये पंचमाक्षर हैं उनके स्थान पर किसका अंक का प्रयोग किया जाए। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किसने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग पर जोर दिया था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। हमारा अगला पॉइंट है, डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट,
1935 में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया। हमारा अगला जो पॉइंट है, 1945 में नागरी प्रचारणी सभा ने लिपि समिति का गठन किया। और आज का हमारा सबसे लास्ट ये पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में देवनागरी सुधार समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन बनता है कि देवनागरी सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। तो ये आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।